आज अपन साइक्लोट्रॉन को समझेंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या काम करता है, ये जो डिवाइस बनाया है ये किस लिए बनाया है, इसके क्या फंक्शन है, इन सब को अपन बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो स्टूडेंट अभी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और जो ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए सब्सक्राइबर रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको मेरे सारे वीडियो अच्छे लगे होंगे और इन वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए अपन आज पढ़ते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या है। देखिए, सन 1934 में लिविंगस्टन और लॉरेंसन दो वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस बनाई। क्या काम करती है? तो साइक्लोट्रॉन का काम है, इसका मेन फंक्शन बता देता हूं आपको मैं, धन आवेशित कणों को त्वरित करना। क्या काम है इसका? धन आवेशित कणों को त्वरित करना। धन आवेशित कणों को त्वरित करना इसका फंक्शन है, यानी साइक्लोट्रॉन क्या करता है? धन आवेशित कणों को त्वरित करता है। अब देखिए, धन आवेशित कण कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन, दूसरा है ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं, क्या है? ड्यूट्रॉन, और एक आता है आपका अल्फा कण। ये सारे क्या है? धनावेशित कण है। तो इनको त्वरित करना, और त्वरित करने से क्या फायदा है इनका? तो त्वरित करने से जो नाभि की स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं ना, नाभि की संरचना ज्ञात करते हैं, वहाँ पे इन कणों को स्पीड बना के, यानी इनका वेग डिसाइड करके इनको पहुँचाया जाता है ताकि ये दूसरे कणों को भी त्वरित कर सके। तो इसके लिए उन्होंने एक युक्ति बनाई जिसका नाम क्या दिया? साइक्लोट्रॉन। अब देखिए, ये तीन कण हो गए आपके धनावेशित कण, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो ऐसी युक्ति जो धनावेशित कणों को त्वरित करती है उसे कहते हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक, अब इसको देखिए कि वास्तव में ये कैसा होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो, इसमें क्या रहता है, ये मैं आपको टॉप व्यू बता रहा हूँ, यानी ऊपर से जो देखते हैं इसको। आप बोर्ड पे, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये साइक्लोट्रॉन दिखता कैसा है। ये लगाई जाती है चुंबक, ये चुंबक का एस ध्रुव रहता है, कौन सा? एन। तो एन और एस ये हो गए आपके चुंबकीय खंड। ठीक है, ये टॉप व्यू का हिस्सा बता रहा हूं मैं आपको। अब आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो चुंबकीय बल रेखाएं कहां से कहां गुजरेगी? एन से एस की ओर, यानी ये ऐसे जाएगी। ठीक है, इनके बीच में एक धातु, बेलनाकार धातु का एक टुकड़ा लेते हैं और उसको बीच में से काट के दो डी जैसी आकृति के ये अर्ध बेलन बनाते हैं। ये धातु का पात्र होता है जिसको बीच में से काट के कुछ डी जैसी आकृति के दो खंड बना दिए जाते हैं। चूंकि ये डी जैसे दिखते हैं इसलिए इनका नाम भी दे दिया D1 और D2, और इनको बोला जाता है डिच। डिच कोई स्पेशल वर्ड नहीं होता है, ये डी जैसे दिखते हैं इसलिए इनको डिच बोला गया है। ठीक है, अब इनके बीच में ये वो जगह रखी जाती है जहाँ पे उस कण को फिक्स किया जाता है, आवेशित कण को। तो यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी वो कैसे गुजरेगी? एन से एस की ओर, यानी नीचे से ऊपर। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र। अब यदि मैं इसको ऊपर से देखता हूं तो देखना आप, अब यदि मैं इसको ऊपर से देखता हूं तो ये तो हो गई आपकी चुंबक, नीचे एन और ऊपर एस, और बीच में रखे हुए हैं डिच। तो मैं यदि ऐसे देखूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां आएगा? नीचे से ऊपर, क्योंकि एन सिरा नीचे है तो एन से एस, यानी नीचे से ऊपर की ओर आएगा इसे। तो मैं इसका एक छोटा सा अलग डायग्राम बनाता हूं आपको समझाने के लिए। देखना इस डायग्राम को ध्यान से। आप कहाँ बनाते हैं? यही बना देते हैं अपन। ये तो हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर आ रहा है, यानी अपन देख रहे हैं तो अपनी तरफ आ रहा है, मतलब ये बाहर की तरफ है, इसलिए इसको कैसे दर्शाया? डॉट से। मैंने आपको डॉट क्रॉस समझा रखा है कि क्रॉस कब लगता है? जब चुंबकीय क्षेत्र पीछे की तरफ हो, यानी अपन देखते हो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे नीचे जाता
तो ये तो बिल्कुल अपनी लाइन के जस्ट नीचे है, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, क्रॉस। लेकिन अब चूंकि ऊपर आ रहा है तो इसके लिए क्या लगाए, डॉट। इसके बीच में लगे रहते हैं ये डीज, ठीक है। तो ये मैंने डीज बना दी यहां पे। ये हो गया आपका D1 और ये हो गया आपका D1 और ये D2। अब देखिए इसका काम क्या है, धनावेशित कणों को त्वरित करना। कुल मिला के क्या है, ये आवेश, और आवेश भी कौन सा, धनावेशित। मान लो मैंने इस आवेश को यहाँ पे रख दिया जो बीच में खाली गैप है, ठीक है। अब आपको पता है कि आवेश को त्वरित करना, त्वरित क्या होता है, किसी भी आवेश को उसकी मतलब किसी भी आवेश के वेग में बार बार क्या करना, परिवर्तन। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी में एक्सीलरेटर रहता है, एक्सीलरेटर से क्या करते हैं अपन, बार बार कम ज़्यादा उसकी स्पीड करते रहते हैं। ऐसे इसमें भी क्या होगा, इसको भी त्वरित करना है, तो इसको त्वरित करने के लिए इसका एक्सीलरेटर कौन है, ये कौन, साइक्लोट्रॉन। जैसे अपन करते हैं ना, कहीं 20 की स्पीड में एकदम से रोड खाली देख लिया तो अपन ने स्पीड बढ़ा ली, फट से फूं। तो ऐसे करके करके क्या करते हैं अपन, स्पीड कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या करना है अपने को, इसकी स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए हम जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं वो है साइक्लोट्रॉन। अब देखो आपको पता है कि अब ये आवेश है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तो मैंने लगा दिया, लेकिन अब इसको विद्युत क्षेत्र से भी जोड़ा जाता है। तो देखिए एक तार इससे निकाला, एक तार इससे निकाला, और इसको विद्युत क्षेत्र से जोड़ने के लिए इसको जोड़ दिया ऑसिलेटर से। अब आप बोलोगे सर ऑसिलेटर क्या है, ये नया क्या काम आ गया है, नया कौन सा सिस्टम है ये। तो इसको बोलते हैं दोलित्र। दोलित्र क्या करता है, इसमें जब प्रत्यावर्ती धारा अपन प्रवाहित करते हैं तो ये धारा को इस प्रकार से सेट करता है कि कभी ये प्लस पे रहता है तो कभी ये प्लस पे रहता है। मतलब बार बार धारा को क्या करता है, इसमें उसके जो दोनों ध्रुव हैं उनको चेंज करता रहता है, प्लस माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस। तो यदि अपने को बार बार ऐसे चेंज करना है तो उसके लिए क्या लगाया हमने, दोलित्र। इसका पूरा डिटेल आएगा अपना यूनिट नंबर 9 में, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि दोलित्र क्या करता है, ये प्लस और माइनस को बार बार चेंज करता है। जब वो आधा चक्र कर्ण इधर आएगा, इतने वो प्लस पे रहेगा या माइनस, फिर वो जैसे ही घूमेगा फिर ये प्लस पे हो जाएगा, वो माइनस पे हो जाएगा। तो दोलित्र का क्या काम है, बार बार उसकी डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यहाँ भी जोड़ देता हूँ। तो ये मैंने कैसे जोड़ दिया इसको, दोलित्र से, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि जैसे ही इसको दोलित्र से जोड़ा जाता है तो D1 डीज आपका किस पे हो जाता है, प्लस पे, और D2 हो जाता है माइनस पे। और ये प्लस इस आवेश के ऊपर भी, ये प्लस इस धनावेश के ऊपर, ये धनावेश है ये भी, तो ये प्लस इस प्लस पे क्या लगाते हैं, फोर्स, जैसे कि धक्का लगाते हैं। बिल्कुल जैसे अपन के लाइन में खड़े होते हैं ना भीड़ में, तो एक दूसरे को धक्का लगाते हैं ना आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अपन सबकी दिशा एक ही है भाई, अपन सब एक जैसे हैं, अपना काम एक ही है अपना। तो जैसे एक भीड़ एक दूसरे के ऊपर धक्का लगाती है ना, ऐसे धक्का लगाता है। तो ये धक्का लगाता है, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगाता है आवेश के ऊपर, तो इस आवेश के ऊपर फोर्स लगाने से ये क्या पकड़ लेता है, वेग, यानी इकाई में आ जाता है मूवमेंट में। और जैसे ही ये वेग में आता है, आपको बता रखा है मैंने कि एक आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और विद्युत क्षेत्र के कारण तो ये गति पकड़ता है, और चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब ये गति पकड़ लेगा तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब आपका आवेश कहाँ रखा हुआ है, अब ये एक और बात समझो, आवेश कहाँ रखा हुआ है आपका, चुंबकीय क्षेत्र में। पिछले 2-3 वीडियो में हमने पढ़ा है कि किसी आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा बल लगता है, लॉरेंज बल। चालक का बताया था, चालक पे भी बल लगता है। तो लॉरेंज बल किस पे लगता है, आवेशित कण पे। ये चुंबकीय क्षेत्र लगाता है, किस प्रकार से लगाता है, तो आप वो लॉरेंज बल वाला वीडियो एक बार जाके देखिए। तो जैसे ही ये गति करता है वैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ तक आया तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस आवेशित कण को ऐसे घुमा देता है। क्या करता है, ऐसे घुमा देता है। और जैसे ही आधा चक्र घूमता है इधर से, उसी समय ये दोलित्र क्या करता है, इस D1 डीज को कर देता है माइनस पे,
और D2 को कर देता है प्लस पे। अब क्या होगा, ये प्लस पे आ गया, अब फिर इस कण के ऊपर क्या लगाएगा, ये बल, तो फिर से गति पकड़ के कहाँ जाएगा, आगे की तरफ। तो ये इस तरीके से ये घूमेगा और जैसे जैसे घूमता जाएगा वैसे वैसे इस मार्ग की क्या बढ़ेगी, त्रिज्या। आपने देखा होगा मौत के कुएं में, अपने इधर मालवा में मेला बहुत फेमस रहता है और मेले में मौत का कुआं जरूर आता है। अब मौत के कुएं में क्या होता है, उसका नाम है मौत का कुआं, उसमें कोई मरता नहीं है कि जाके ना कोई मर गया तो उसको मौत का कुआं बोल रहे, उसमें गाड़ी चलती है। तो जब वो मोटरसाइकिल वाला उसमें गाड़ी चलाता है तो नीचे क्या रहता है, वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहता है, यानी इस मार्ग की जो त्रिज्या रहती है गोलाकार वो कम है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, टॉप पे सबसे ज़्यादा त्रिज्या रहती है। तो वो क्या करता है, जब धीरे धीरे यहाँ से गाड़ी घुमाना स्टार्ट करता है तो जब मार्ग की त्रिज्या कम रहती है तब उसकी गाड़ी की चाल कम रहती है। जैसे जैसे गाड़ी की चाल बढ़ेगी तो गाड़ी की चाल किसके आधार पर बढ़ेगी, उस मार्ग की त्रिज्या के ऊपर। तो जैसे जैसे उसकी चाल बढ़ेगी वैसे वैसे मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ रही, और यहाँ आके उसकी सबसे अधिकतम स्पीड होती है और यहाँ रहती है उसकी सबसे कम स्पीड। कहने का मतलब क्या हो गया, यदि आपका मार्ग सकरा है, अपनी भाषा में बोले मार्ग सकरा है, तो आपका वेग क्या रहेगा, गाड़ी का कम, और यदि मार्ग आपका बिल्कुल चौड़ा है तो उस पर आपकी गाड़ी का वेग क्या रहेगा, सबसे अधिक। देखा होगा जब रोड पे टर्न आता है तो एक टर्न तो डायरेक्ट आ जाता है और एक टर्न आता है थोड़ा सा लंबा ऐसे। तो इस पे यदि कोई गाड़ी चलाने वाला, कोई वाहन चालक चलेगा तो उसको एकदम से मोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक। ब्रेक क्यों लगा रहा है, वो ब्रेक लगा के वो उसका क्या कम कर रहा है, वेग, और वेग कम होगा तो वो इस मोड़ को आसानी से पार करेगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, कम है। मान लो केंद्र है इसका, तो इसकी त्रिज्या क्या है, कम है। और दूसरी तरफ एक रास्ता ये है जिसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है, त्रिज्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी उसको ब्रेक तो लगाना पड़ेगा लेकिन उतना नहीं, वो फिर भी इसको स्पीड में निकाल सकता है। तो कहने का मतलब समझ गए आप, यदि आपका वेग कम रहेगा तो समझ लो आपके मार्ग की त्रिज्या भी कम है, और यदि आपका वेग ज़्यादा है मतलब मार्ग की त्रिज्या ज़्यादा है। और ये मार्ग कैसा हो गया, वृत्ताकार। कक्षा 11 में अपन सब पढ़ चुके हैं ये कि ये वृत्ताकार गति क्या होती है। तो ये जो कण है आपका, जैसे ये स्पीड पकड़ेगा वैसे इसकी त्रिज्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब बढ़ते 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 ये यहाँ तक आ गया। अब इसकी दिशा देख लो आप, ये ठीक है, ये आया, ये आया, ये आया, ये यहाँ तक आ गया। अब क्या करें, घूमने लगा है तो अब जब अपने को लग जाए कि नहीं बहुत अच्छे से घूम रहा है, अब इसकी स्पीड हो गई, अब इसको जिस काम के लिए अपन ने साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करा वो पूरा होने वाला है, इसको अब दूसरी जगह पहुंचाना है। जब इसकी अच्छी सी स्पीड हो गई, जब अच्छा सा वेग इसने पकड़ लिया, गोल गोल घूमने लगा, तो यहाँ पे लगी रहती है एक प्लेट जिसे बोला जाता है एग्जिट पॉइंट, या इसको बोलते हैं विक्षेपक प्लेट। ठीक है, इस प्रकार से बना दो। इस विक्षेपक प्लेट की सहायता से इसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है, इसके टारगेट यानी लक्ष्य तक। ठीक, जिस टारगेट के लिए लेके आए थे उस टारगेट तक इसको पहुंचा दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये बार बार इधर उधर क्यों गति कर रहा है, क्योंकि कभी ये प्लस, कभी ये माइनस, कभी ये इसके ऊपर बल लगाएगा इधर, फिर आधा चक्र इधर आएगा, फिर ये बल लगाएगा, तो ऐसे इसका मार्ग कैसा हो जाएगा ये। और आपको पता है जब कण इसमें रखा था और हमने इसको 2 लित्र से जोड़ दिया था तो इसके ऊपर ये चुंबकीय क्षेत्र कौन सा बल लगा रहा था, लोरेंज बल। ठीक है, किसी गतिमान आवेशित कण पे कौन सा बल लगता है, लोरेंज बल लगता है ना। तो सबसे पहला बल कौन सा लगा इसके ऊपर, लोरेंज बल। ठीक, लोरेंज बल का फार्मूला क्या था, F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि इस आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा अपन ने। ठीक है, अब यदि ये गति नहीं करेगा, जब ये गति नहीं करेगा तब इसका वेग क्या रहेगा, 0। तब तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी इसके ऊपर बल क्या लगाएगा, 0। लेकिन जब ये गति करने लगेगा ऐसे लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो इसकी गति इस प्रकार से होगी, तो इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90। तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यदि थीटा बराबर 90 होगा तो ये हो जाएगा आपका F बराबर QVB। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। यानी लोरेंज बल मैक्सिमम क्या आ गया आपका, QVB। कब आया, जब इसकी गति कैसे हुई, लंबवत। एक बात और बता दूं कि जैसे ये आपका कण इस डिच के अंदर आता है ना,
जब ये धनावेश इसके ऊपर बल लगाएगा, जैसे ही यहाँ आएगा ना, तो ये चूंकि रहता है खोखला, तो इसके अंदर फिर विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता है, केवल कौन सा क्षेत्र कार्य करेगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, और वो चुंबकीय क्षेत्र इसको मोड़ देगा, और जैसे ये डीज से बाहर निकलेगा तुरंत ये हो जाएगा आपका माइनस पे और ये हो जाएगा प्लस पे। तब इसका प्लस जो विद्युत क्षेत्र का है ये बाहर का, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इस प्रकार से इसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, कक्षा 11वीं में पढ़ा था साइकिल सवार वाला, कि किस प्रकार एक साइकिल सवार जब मोड़ को पार करता है तो उस पर मोड़ के केंद्र की ओर एक बल लगता है। कौन सा बल है वो, कौन सा बल है, सोच के बताओ। तो जो बल है वो है अभिकेंद्री बल। तो किसी भी वस्तु हो, कण हो, जब भी कोई वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं ना, ऐसे जैसे वृत्ताकार मार्ग है, ये इसका केंद्र है, तो जब भी वो इस मार्ग पर गति करेंगे वृत्ताकार, तो उस वस्तु पर उस मार्ग के केंद्र की ओर एक बल कार्य करेगा। उस बल को बोलेंगे अभिकेंद्री बल, जो उस वस्तु पर उस मार्ग के केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, ये वाहन है, ये गति कर रहा है गोल गोल, तो इस पर इस मार्ग के केंद्र की ओर ये बल लगेगा। कहाँ लगेगा, केंद्र की ओर। ठीक है, तो अब वो अभिकेंद्री बल, तो ऐसा ये माना जाता है कि ये जो लॉरेंज बल है यही उसको अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। तो अभिकेंद्री बल का सूत्र क्या हो गया आपका, बराबर mv²/r, जहां m हो गया उस कण का द्रव्यमान, v हो जाएगा उसका वेग, और r हो जाएगी उसके मार्ग की त्रिज्या। ये ठीक है, तो ये अभिकेंद्री बल इसके ऊपर लगता है क्योंकि इसकी मूवमेंट कैसी रहती है, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार मार्ग में जब भी कोई कण, जब भी कोई वस्तु गति करेगी तो उस पर उस मार्ग के केंद्र की ओर क्या लगेगा, एक बल। उसी केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल। और ये अभिकेंद्री बल किससे प्राप्त हुआ, इस लॉरेंज बल से। और ये लॉरेंज बल किसके कारण आया, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अब ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। लॉरेंज बल अभिकेंद्री बल प्रदान कर रहा है, तो कितना प्रदान करेगा। भाई मेरे पास कोई पैसे मांगने आया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मान लो मेरे पास 1000 है, मैं तो पहले सोचूंगा 100-200 में काम चल जाए इसका, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने दे सकूँगा, मैं 1000 ही तो दूंगा ना, क्योंकि मेरे पास तो और है नहीं। तो जितना मेरे पास है उतना ही तो सामने वाले को मैं दे सकूँगा। तो भाई ये जितना बल है उतना ही तो ये उत्पन्न करेगा, मतलब इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर। QVB बराबर mv²/r। ठीक है, v से v कैंसिल कर दो आप। ठीक है, अब आगे देखो, इधर v से v कैंसिल कर दिया। यदि हम r को उधर ले जाते हैं तो r बराबर क्या आ जाएगा आपका, mv/ उधर से क्या आ जाएगा नीचे, qb। r बराबर mv/qb। यहाँ पे आप देखो एक बात ध्यान से कि ये तो सब नियतांक के मतलब फिक्स है, द्रव्यमान फिक्स है उसका। यदि अपन गति करेंगे तो क्या अपन जैसे झूले में बैठते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो क्या अपना वजन कम ज़्यादा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो ये गति करोगे, कुछ भी करो, कितने वेग से करो, इसका द्रव्यमान फिक्स रहेगा, आवेश का परिमाण फिक्स है, और चुंबकीय क्षेत्र भी फिक्स है। मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, वेग की। वेग इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के क्या होता है, समानुपाती। यदि मैं इन तीनों को नियतांक मान लूँ तो r समानुपाती क्या हो जाएगा, v। पहले तो मैं नियतांक मान के इनको k मान लूँगा, फिर k और बराबर को हटा के क्या लगूंगा, समानुपाती। तो r प्रोपोर्शनल टू v, यानी उस कण का वेग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस मार्ग की त्रिज्या पर। यानी जितनी बड़ी त्रिज्या होगी उतना ज़्यादा उस कण का वेग होगा, और जितनी त्रिज्या छोटी होगी उतना उसका वेग कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम वृत्ताकार मार्ग में गति करना चाहते हैं तो जब मार्ग की त्रिज्या कम होगी, जहाँ से हम शुरू करेंगे तो वो छोटी त्रिज्या रहेगी, तो हमारी चाल कम रहेगी। जैसे 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 हम ऊपर जाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ेगी और हमारा वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। बिकॉज क्योंकि ये बता रहा है हमें, हम नहीं बोल रहे, ये बता रहा है यहाँ पे सूत्र, कि यदि कण का वेग और त्रिज्या एक दूसरे के समानुपाती हो तो इसका मतलब क्या है, वेग त्रिज्या के समानुपाती। इसका मतलब कि यदि वेग का मान अधिक है तो आपके मार्ग की त्रिज्या भी क्या होना चाहिए, अधिक, और यदि वेग का मान कम है तो त्रिज्या का मान भी क्या, कम। यानी यहाँ पे इसको देखो, ये त्रिज्या कम है तो यहाँ पे कण का वेग कम रहेगा, लेकिन ये त्रिज्या ज़्यादा है तो यहाँ तक आते आते कण का वेग बढ़ेगा। यदि इसके बाहर भी एक और अपन लाइन खींच दें ऐसी वृत्ताकार तो उस पर वेग और ज़्यादा रहेगा।
कुल मिला के इस पॉइंट को समझ गए कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कण के वेग के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। साइक्लोट्रॉन तो पूछेगा, मान लो वो ऐसे नहीं पूछेगा तो बता देगा कि सिद्ध करो कि किसी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कण के वेग के समानुपाती होती, तब आपको यही करना है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब आपने ये संबंध भी देख लिया, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब मैं आपसे यदि पूछूं कि इसका वेग का यहाँ से सूत्र निकाले अपन, तो यदि यहाँ से मैं वेग का सूत्र निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, v बराबर QBR और बटे में क्या आ गया, m। इसको आप अलग कर लो, इसको समीकरण 4 दे दो। अभी ये वेग का सूत्र आ गया। अब देखो वेग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, QRM और B। ठीक है, यानी वेग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, r के ऊपर। वही वाली बात हो गई, यानी त्रिज्या का मान ज़्यादा होगा तो वेग का मान भी ज़्यादा होगा। अब ये सारी बात तो मैंने आपको समझा दी। अब आप मेन बात ये देखो कि हमें निकालना है आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी समय, कि ये जो कण है ये एक चक्कर, जिसे बोलते हैं एक परिक्रमा, मंदिर के चारों ओर अपन परिक्रमा लगाते हैं ना, तो भगवान के यहाँ से हाथ जोड़ के गए, परिक्रमा करके वापस आ गए, तो ये हो गई अपनी एक परिक्रमा। फिर सेकंड राउंड लगाए, 2 परिक्रमा। तो ऐसे इसको एक परिक्रमा ने एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है वो निकालना है हमें, इन्हें उसे कहते हैं अपन आवर्तकाल। तो आपको पता है इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, हो गया आपका दूरी बटे वेग। दूरी को क्या लिख सकता हूँ, परिधि, क्योंकि जब ये एक चक्कर पूरा करेगा मतलब ये इस वृत्त की परिधि पे घूमेगा, वृत्त जैसी परिधि का निर्माण करेगा गोल, तो उसको बोल सकते हैं अपन परिधि। और बटे में क्या आ गया आपका वेग, मीन्स t बराबर परिधि। अब परिधि अपन सब जानते हैं, मैं आधे चक्र की नहीं बता रहा हूँ, मैं इसके पूरे एक चक्र की बात कर रहा हूँ। यदि आधा चक्र पूरा करता है तो पाई, और ये आधा इधर पूरा कर लेता है तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई। भाई ये आधा और ये आधा, 180 और 180 कितना एंगल हो गया इसका, 360। यानी ये पाई और इधर का पाई, तो कितने पाई, 2 पाई, और त्रिज्या क्या हो गई r, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 पाई r और वेग की जगह आ जाएगा आपका v। अब आपको क्या करना है, ये जो v का मान आपने यहाँ से निकाला था, इस v के मान को आप उठा के यहाँ रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 से, तो t बराबर 2 पाई r और v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, QBR अपान m। ठीक है, ये r से r क्या हो गया, कैंसिल। अब इधर देखना, तो t बराबर r से r कैंसिल हो गया, m कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 पाई m और बटे में क्या आ जाएगा आपका QB। ठीक, ये आ गया आपका समय, और समय की यूनिट होती है सेकंड। ठीक, सब कुछ अपन स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। पहले अपन ने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला, फिर आवर्तकाल। अब आती है बात आवृत्ति की। पहले आप इस आवर्तकाल को जरा सा देखो, इधर क्या है, m है, q है, b है, पाई है। क्या r और v है यहाँ पे, नहीं है। यही तो पॉइंट है, यही तो नोट करना है अपने को। मतलब समय ना तो वेग का उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ना उस त्रिज्या का। यानी ये जो कण है ये इस त्रिज्या में एक चक्कर पूरा कर रहा है, मान लो इसको 2 सेकंड लग रहे हैं, अगले एक चक्कर में इसको 5 सेकंड लग रहे हैं, अगले एक चक्कर में इसको 10 सेकंड लग रहे हैं। तो उस सेकंड पे उसके वेग का कोई फर्क नहीं है, मतलब वो कितनी स्पीड से घूम रहा है समय से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के उसको उसका काम पूरा करना है, मतलब उसको परिक्रमा करनी है। ठीक है, न त्रिज्या की बात आ रही है यहाँ पे। अब आवृत्ति क्या होती है, तो आवृत्ति को दर्शाते न्यू से, और आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। ये t का मान उठा के आप यहाँ रख दो, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये QB अपान 2 पाई m। ठीक है, ये हो गई आपकी आवृत्ति। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में उसने कितनी परिक्रमा करी, यानी 1 सेकंड में इस आवेशित कण ने कितने चक्कर लगाए, उन चक्करों की संख्या को कहते हैं उसकी आवृत्ति। ठीक है, तो ये हो गया आपका आवृत्ति।
आवृत्ति निकालना हमें याद हो गया। अब बात करते हैं इसकी गतिज ऊर्जा की। तो देखिए पूरी खिचड़ी बन गई है, आप इसको पहले नोट कर लो। आप इसको उतार लोगे तो बेटर है क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, तो जल्दी से नोट कर लो इसको। अब देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को शो करते हैं E से, काइनेटिक एनर्जी, और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है E के = ½ mv²। गतिज ऊर्जा क्यों? क्योंकि जब भी कोई कण या वस्तु गति करेगी तो उसकी गति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? गतिज ऊर्जा। और यदि वो रखी हुई है तो कौन सी ऊर्जा रहेगी? वो स्थितिज ऊर्जा। तो अभी ये मूवमेंट कर रहा है कण, तो इसकी कौन सी ऊर्जा निकालनी है? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा के लिए क्या करना है? ये देखो क्या लिखा हुआ है, v²। इसको मैं दे देता हूँ यदि समीकरण नंबर 6। तो v का मान कहाँ है अपने पास? 4 में। ये 4 से v का मान रख दो 6 में। तो बाय इक्वेशन 4th and 6th क्या आ गया? E के = ½ m, और v² मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर, Q/m का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ो इसमें। तो ½ m होल स्क्वायर को खोलेंगे तो Q², B² R² और बटे में m², m से m कैंसिल, तो E के = ऊपर क्या है आपका? Q², B² R² बटे में क्या है? 2m। ये क्या आ गई? गतिज ऊर्जा। ठीक, क्या आ गई आपकी? गतिज ऊर्जा। तो हमने इस कण का आवर्तकाल, इसकी आवृत्ति और इसकी गतिज ऊर्जा हमने तीनों ज्ञात कर ली। परीक्षा में यदि आपसे जितना पूछा जाए आप उतना लिखिए, कम से कम यहाँ तक तो आपको करना ही है इसको, क्योंकि यही तो सिद्ध करना है कि इस मार्ग की त्रिज्या इस वेग के समानुपाती होती है। देखो आपके सामने इतनी गर्मी में भी वीडियो बन रहे हैं, क्योंकि पंखा चालू करने में समस्या आएगी कि पंखे की आवाज़ आती है वीडियो में, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी तरह का डिस्टर्बेंस आए, इसलिए मैं फ़ैन को ऑफ रखता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको इसकी वॉइस सुनने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं, आप A to Z एक वर्ड आप क्लियर सुन सको, इसलिए मैं गर्मी में बना रहा हूँ। अब आप लोगों को खुद को दिख रहा है कि मैं आपके लिए कुछ तो मेहनत कर रहा हूँ, ज़्यादा ना सही कुछ तो हो रही है। तो यदि आपको मेहनत लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, 2 से 3 सेकंड लगेंगे कमेंट करने में, तो एक कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको यदि इसमें भी कहीं प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत आपका कमेंट पढ़ के मैं उसको सॉल्व करके बताऊँगा आपको। ठीक है, तो ये होता है साथियों साइक्लोट्रॉन, ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से धनावेशित कणों को त्वरित किया जाता है। क्या कहलाता है? साइक्लोट्रॉन। और धनावेशित कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। ठीक है, पिछला एक वीडियो था जो मैंने अपलोड करा है शायद धारामापी वाला। धारामापी हमने कैसा है, धारामापी क्या है, उसका सिद्धांत वगैरह सूत्र, ये तो सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब अपने को बताना है कि धारामापी शुद्ध मापन नहीं करता है धारा का, उसको शुद्ध मापन कराने के लिए उसमें कल्प प्रतिरोध का तार जोड़ के उसको अमीटर बनाते हैं, क्योंकि अमीटर होता है धारामापी यंत्र। याद रखना, कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आपको बोलना है कि अमीटर धारामापी यंत्र है। तो धारामापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, ये दोनों प्रश्न, और उसके साथ अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ये सारे प्रश्न 2 से 3 टॉपिक अपन एक ही वीडियो में लेके आएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सिलेबस में कट ऑफ कितना होना है ये बताया नहीं है, जैसे ही वो शो होता है तो हम उसके हिसाब से आपको एक वीडियो बना के लेके आऊँगा मैं कि आपको सिलेबस में आपको क्या क्या करना है वो बताऊँगा, खाली मैं इस सेशन के लिए 2020 और 21 के लिए। लेकिन ये जो वीडियो है ये तो पूरा कोर्स का रहेगा, क्योंकि ये आपको इस साल की बात नहीं है, मान लो नेक्स्ट ईयर, उसके अगले साल सभी स्टूडेंट के लिए काम आना है। इसलिए यहाँ पे तो आपको A to Z एक टॉपिक मिलेगा। अब यदि आपको इनके नोट्स चाहिए कि हाँ सर हमें लिखना कैसे है परीक्षा में, तो मैं यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। और नोट्स के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो होते हैं, जैसे आप वीडियो ओपन करते हो आपको पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर दिख ही जाएंगे। आप उन पर मुझे मैसेज करें या कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको इसका PDF हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जिसमें आपको चाहिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। परसों के दिन जो नीट का रिजल्ट क्लियर हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जो रिजल्ट घोषित करा है, उसमें एक है भैया आफ्ताब और एक है लड़की, शायद उसका नाम है आकांक्षा।
एक है भैया उड़ीसा का, और किस तरीके से नीट परीक्षा क्लियर करी ये भी मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उन दोनों के बारे में कि उन्होंने क्या प्लानिंग करी और किस तरीके से अपने एम को अचीव करा। ये आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, बस चाहिए उसके लिए लगन और मेहनत और एक प्लानिंग। मेन बात होती है प्लानिंग की। आप ऐसे किताब खोल के बैठ गए, आप ऐसे पढ़ाई नहीं कर सकते। मैं भी ऐसे आगे उठ के यहाँ चलो आज पढ़ते हैं, क्या पढ़ूंगा भाई, कुछ प्लानिंग होना चाहिए ना। इससे आपको भी एक प्लानिंग करना पड़ेगी, विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करना है, और जैसे उन्होंने देश और उनके परिवार और उनके स्टेट वगैरह जिले का नाम रोशन करा, ऐसे आप भी कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, आप इसकी तैयारी करो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी स्टूडेंट को थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने जो टारगेट सोच रखा आप उसमें अचीव होंगे। थैंक यू।